हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जेई मेन के पिछले सालों के क्वेश्चंस करने जा रहा हूं और इसके लिए मैं सपोज करके चलूंगा कि आपको बोर्ड लेवल की थ्योरी आती है। यदि आपको बोर्ड लेवल की थ्योरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नहीं आती है तो पहले आपको बोर्ड लेवल क्लियर कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर मेंस लेवल में समझ आ पाएगा। अब जो है पहला क्वेश्चन है AIEEE 2002 में आया था कि कर्व की इक्वेशन ये है, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। जब x और y दोनों की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में दे रखी होती है, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। जिस कर्व की इक्वेशन ये है उस कर्व का ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो any point on the curve has x coordinate this and y coordinate this। तो ओरिजिन यदि यहां पे है तो ये हो गया कर्व के ऊपर के किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हमने मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। इस पॉइंट का इसको xy मान लेते हैं, तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की ये वाली वैल्यू रखूंगा, y की ये वाली वैल्यू यहां रखूंगा और इसको कैलकुलेट करूंगा। मैं अंडरूट को अभी बाद में लूंगा, पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा और उसका अंडरूट लूंगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। मैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं। यदि मैक्सिमम वैल्यू सपोज निकलती है 5, तो मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √5। इसकी वैल्यू निकलती है मैक्सिमम 9, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √9 दैट इज 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई a sin t माइनस b sin at/b होल स्क्वायर प्लस a cos t माइनस b cos at/b होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहां से आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यहां से आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो a स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर at/b, यहां से आएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर at/b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। यहां पे आएगा -2ab साइन टी साइन at/b प्लस कॉस टी कॉस at/b। ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab and cos t minus at/b। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये। अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये पूरा मैक्सिमम तब होगा जब cos t माइनस at/b की वैल्यू -1 हो जाए, क्योंकि -1 होगा तो ये +2ab बन जाएगा। तो ये पूरा मैक्सिमम तब हो जाएगा जब ये -1 हो जाए, और जब ये -1 बन जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab, तो दैट इज आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू a plus b whole square, which implies that under root x square plus y square is less than a plus b. Therefore, this choice becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2a plus 3b plus 6c की वैल्यू 0 है, abc रियल है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रूट इन द इंटरवल 0 to 1 होगा, या कम से कम एक रूट 2 और 3 के अंदर होगा, या कम से कम एक रूट 4 और 5 के अंदर होगा. दीज आर द चॉइसेस. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक थ्योरम, रोल्स थ्योरम पता होगी. वहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि fx इक्वल 0 के सपोज रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और यदि fx पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और हम जानते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है और हमेशा डिफरेंशिएबल होती है, और अल्फा और बीटा यदि इसके रूट्स हैं तो f अल्फा विल बी इक्वल टू f बीटा विल बी इक्वल टू 0. तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से अल्फा और बीटा के बीच में कम से कम एक नंबर गामा ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश गामा जो है वो 0 हो जाए. तो कंक्लूजन ये निकला कि बिटवीन एनी टू रूट ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन देयर इज एट लीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन. इसको मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा. मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, a x³ by 3 b x² by 2 प्लस cx. ये क्लियर है कि f0 इक्वल टू 0 है. ये मैंने इक्वेशन कैसे बनाई है, इसको इंटीग्रेट करके बनाई है, ताकि मैं चाहता हूं कि डेरिवेटिव करने के बाद ये आ जाए. कैसे फायदा है इसका? 0 इसका क्लियरली रूट है, और 1 भी इसका रूट है, क्योंकि 1 के लिए f1 की वैल्यू आ जाएगी a by 3 प्लस b by 2 प्लस c, दैट इज 2a प्लस 3b प्लस 6c. 0 आ गया, वो हमको दे रखा था इसलिए इसके आगे 0 आ गया. f0 भी 0 है, f1 भी 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया 0 और 1 के अंदर इसके डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा, जैसा कि मैंने अभी रोल्स थ्योरम की हेल्प से जो कंक्लूजन निकाला था. क्योंकि 0 और 1 इसके रूट हैं, बिटवीन any two root of this equation there is at least one root of derivative equation. तो 0 1 के अंदर इसका कम से कम एक रूट हो गया. therefore this choice becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है fx is equal to this thing. a पॉजिटिव दे रखा है, fx का x इक्वल टू p पे मैक्सिमा है, fx का x इक्वल टू q पे मिनिमा है, p स्क्वायर इक्वल टू q भी दे रखा है. तो a की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम f डैश x निकालते हैं. ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर. इसको 0 पुट किया तो x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल 0. x की वैल्यू आ जाएगी a और 2a. एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि किसी भी ऑड डिग्री इक्वेशन का ग्राफ
जिसमें कि x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ नीचे से आता है और ऊपर जाता है। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे करके भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। मेन है ग्राफ आएगा नीचे से और जाएगा ऊपर। यह बात हमेशा ट्रू है फॉर एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन जिसमें कि x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। और यदि x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो उस केस में ग्राफ जो है ऊपर से नीचे आता है। मतलब ये ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ग्राफ ऐसे भी आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, क्योंकि इसका P और Q पे मैक्सिमा और मिनिमा है, तो यदि ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि ग्राफ नीचे से आ रहा है, एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है और ग्राफ ऊपर चला गया है, क्योंकि उसने बोला है मैक्सिमा एट P और मिनिमा एट Q है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब इस ग्राफ से एक क्लियर है कि यहां का एक्स कोऑर्डिनेट और यहां का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एफ डैश एक्स के रूट होंगे। यहां पे भी एफ डैश एक्स 0 होगा, यहां पे भी एफ डैश एक्स 0 होगा। तो यहां का एक्स कोऑर्डिनेट छोटा होगा, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा होगा। एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं। तो इसका क्लियर मतलब हो गया कि जो छोटे वाला रूट होगा उसमें x इक्वल टू ए के लिए हमको मैक्सिमा मिलेगा और बड़े वाले रूट के लिए हमको मिनिमा मिलेगा। तो इस बात को यूज करते हुए p की वैल्यू a आ गई और q की वैल्यू 2a आ गई। वैसे मैं मैक्सिमा मिनिमा सिंगल डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करके उससे भी पता लगाया जा सकता था, लेकिन यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बताया है कि इस पर डबल डेरिवेटिव की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए छोटे वाले रूट पे x की जो छोटी वैल्यू होगी वहां पे हमको मैक्सिमा मिलेगा और x की जो बड़ी वैल्यू होगी वहां पे हमको मिनिमा मिलेगा। तो इसको यहां पे यूज करते हुए ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो a इक्वल 0 या 2, लेकिन a ग्रेटर देन 0 दे रखा था इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया। a की वैल्यू 2 आ गई। Therefore this choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पैराबोला पे वो वाला पॉइंट बताओ जहां पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y is twice the rate of increase of x। Rate of increase of y is dy by dt, rate of increase of x is dx by dt, and rate of increase of y is twice the rate of increase of x। का मतलब ये कंडीशन ट्रू हो वो वाला पॉइंट पता लगाओ। लेट द पॉइंट बी अल्फा कोमा बीटा। तो पहली कंडीशन होगी बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18 अल्फा। अब एक रिलेशन अल्फा और बीटा में ये आ गया। अब dy by dt at the point alpha by beta is twice the rate of dx by dt at alpha beta। ये भी कंडीशन यहां से मिली मेरे को। अब इस कंडीशन को यहां पे मैं यूज करूंगा, डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया और एट द पॉइंट अल्फा बीटा द रिलेशन बिकम्स 2 बीटा एंड dy by dt
at alpha beta is equal to 18 into dx by dt at alpha beta। अब ये इसका डबल है तो आई गेट 2 बीटा इंटू 2 इक्वल टू 18। इसको यहां पे ले आए, डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी बिकम्स 2, तो आंसर आ गया 2 बीटा इंटू 2 इक्वल टू 18। बीटा बिकम्स 9/2। ये वाला रिलेशन के हिसाब से बीटा 9/2 है तो अल्फा की वैल्यू हो गई 81/4 इंटू 1/18 एंड 9/8। तो अल्फा 9/8 हो गया, बीटा जो है 9/2 हो गया। therefore this choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है और ये वाला कर्व 2 1 से हो भी जाता है और एट द पॉइंट 2 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस। तो फंक्शन एफ एक्स क्या होगा? अब क्लियर है, यदि चॉइसेस से चलूं तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं ये वाला फंक्शन रिक्वायर्ड फंक्शन है, क्योंकि ये या ये इनका डबल डेरिवेटिव ये नहीं आता है, ये केवल इसी केस में आ रहा है, इसलिए दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। लेकिन ये तो मैंने चॉइसेस से किया, अदरवाइज फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं चाहूंगा कि इसको मैं प्रॉपर वे से निकालूं और प्रूव करके दिखाऊं कि आंसर ये आएगा। इसके लिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 6 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 6 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x प्लस c हो जाएगी, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस c। और अब क्योंकि y इक्वल टू 3x माइनस 5 ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट है एट द पॉइंट 2 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 2 1 इज 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश 2 इक्वल टू 3, देयरफॉर 12 माइनस 12 प्लस c इक्वल टू 3, देयरफॉर c बिकम्स 3। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो एफ एक्स आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा। अब 2 1 फंक्शन पे लाई करता, ग्राफ पे लाई करता है, इसलिए f2 की वैल्यू 1 होगी। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 आई गेट 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 12 प्लस 6 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। तो द फंक्शन बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, दैट इज दिस बिकम्स द रिक्वायर्ड आंसर।
इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये है इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब हो गया, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। जब x और y दोनों की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में होती है तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, किसी भी पॉइंट थीटा वाले पॉइंट पे नॉर्मल जो है एक फिक्स पॉइंट से होकर जाता है, वो फिक्स पॉइंट पता लगाना है। इसको करने के लिए हम एक तरीका यह है कि इन दोनों की हेल्प से कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लें। कार्टेशियन इक्वेशन विल बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम द टू इक्वेशंस। x माइनस ए की वैल्यू हो गई a cos थीटा, y हो गया a sin थीटा। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर। तो हमने थीटा को एलिमिनेट किया तो ये इक्वेशन आ गई। ये क्लियरली एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका कि सेंटर a0 है, और नॉर्मल एट any point will surely pass through the center of the circle, therefore the required point becomes a0। ये तो हमने एक वे से किया। यदि बाय चांस ये आपको दिखाई ना दे कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है तो एक नॉर्मल वे से मैं करके दिखा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा निकालने के लिए dx बाय डी थीटा हो गया माइनस ए साइन थीटा, डी बाय डी थीटा हो गया ए कॉस थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट बिकम्स y माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ये आ गया माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो y माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा। और इसको सिंप्लीफाई किया तो y cos थीटा माइनस ए साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू x साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो आई गेट x साइन थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू a sin थीटा। अब ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन। ये नॉर्मल किस पॉइंट से होके जरूर जाएगा, इसको पता लगाने के लिए हम इसको जो है वन लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स द अदर लाइन वाली फॉर्म में लेके आएंगे। क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि जब किसी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट लाइनें आती हैं, लेकिन वो सारी लाइनें इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाती हैं। ये बात आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोर्ड लेवल में पढ़ी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3y प्लस 7 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0।
लैम्डा की वैल्यू बदलेगी, लाइन बदलेगी। फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट लाइंस। लेकिन ये सारी लाइनें जो है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल 0 और x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0, ये सारी लाइनें इन दोनों के इंटरसेक्शन से होके जरूर जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं। मैं इस लाइन को वन लाइन प्लस सम पैरामीटर इनटू अदर लाइन वाली फॉर्म में लेके आता हूं। तो इसको मैं साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो x माइनस वाई कॉट थीटा इक्वल टू a, दैट इज x माइनस a माइनस कॉट थीटा इंटू वाई माइनस 0 इक्वल टू 0। तो थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल्स आएंगे, लेकिन ये सारे नॉर्मल x माइनस a इक्वल 0, y इक्वल इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन से होके जाएंगे। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया a y इक्वल 0, therefore a0 becomes the required point। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कर्व के अंदर, ये वाला कर्व एक्चुअली इलिप्स है, आपने इलिप्स पढ़ा होगा बोर्ड लेवल में। ये एक इलिप्स है और इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। उस रेक्टेंगल का हमको मैक्सिमम एरिया निकालना है। द चॉइसेस आर 2ab, AB, रूट AB एंड A अपॉन B। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस इलिप्स के अंदर एक हमने रेक्टेंगल बनाया है, उस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। ये याद रख लो कि किसी इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा होती है। दैट इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स कैन बी टेकन एज a cos थीटा b sin थीटा। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, ये वाला पॉइंट हो गया a cos थीटा कोमा b sin थीटा। ऐसे ही ये हो गया माइनस a cos थीटा कोमा b sin थीटा। ये हो गया माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा एंड सिमिलरली दिस इज a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो ये लेंथ हो गई 2a cos थीटा, ये लेंथ हो गई 2b sin थीटा। तो एरिया ऑफ द इलिप्स बिकम एरिया ऑफ rectangle 2a cos theta into 2b sin theta, that is 4ab sin theta cos theta, that is 2ab sin 2 theta। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2ab बिकॉज साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2ab, therefore this choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कर्व के लिए नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, चॉइसेस हैं passes through origin, makes angle pi by 2 plus theta with x axis,
passes to the point a pi by 2 comma minus a, और लास्ट चॉइस है कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 0 दैट इज ओरिजिन। तो ये जो x और y की वैल्यू थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दे रखी है, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। और हम जो है नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा की इक्वेशन निकालेंगे। इसके लिए पहले हमको dy बाय dx निकालना होगा। dy बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई a इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा, दैट इज a इंटू थीटा साइन थीटा। ये आ गई dy बाय डी थीटा की वैल्यू। अब dx बाय डी थीटा की वैल्यू आ गई a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, दैट इज a थीटा कॉस थीटा। ये dy बाय डी थीटा हो गया, वो dx बाय डी थीटा हो गया। तो dy बाय dx की वैल्यू आ गई tan थीटा। लेकिन हमको नॉर्मल की बात करनी है, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया एट एनी पॉइंट बिकम्स माइनस कॉट थीटा। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं एट द पॉइंट थीटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस कॉट थीटा है, ये हमने याद रखना है। तो y माइनस a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स माइनस a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखते हैं। ये हो गया y साइन थीटा माइनस a साइन के थीटा प्लस a साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस x कॉस थीटा प्लस a कॉस के थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया। तो हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा की वैल्यू मिल गई x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू a। तो अब चार चॉइसेस थी, चार चॉइसेस को हम एक एक करके चेक करते हैं। पहली चॉइस थी इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सेकंड चॉइस है नॉर्मल एट एनी पॉइंट मेक्स एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा विद एक्स एक्सिस। तो यदि नॉर्मल पाई बाय 2 प्लस थीटा विद एक्स एक्सिस बनाता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बिकम tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बिकम माइनस कॉट थीटा। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल तो है माइनस tan थीटा, इसलिए ये चॉइस भी गलत होगी। थर्ड चॉइस में बोला है इट पासिस थ्रू द पॉइंट
a/2 कोमा -a। अब यदि x की जगह a/2 रखता हूं, y की जगह -a रखता हूं, तो इस पूरे की वैल्यू a नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये चॉइस भी गलत हो गई, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। और ये नॉर्मल जो है, इट इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाली चॉइस है, वो फोर्थ चॉइस है। वैसे तो 3 चॉइस गलत हो गई हैं, तो फोर्थ चॉइस अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालता हूं, देखते हैं वो कांस्टेंट आता है कि नहीं आता, इक्वल टू 0। अब 0 0 का इससे डिस्टेंस क्या आएगा, 0 cos थीटा प्लस 0 sin थीटा माइनस a मॉड अपॉन अंडर रूट cos थीटा प्लस, this is the distance of origin from the normal, it is clearly equal to a which is constant। तो इसका मतलब हो गया फोर्थ चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक स्फेरिकल आयरन बॉल है, इसके यहां पे आइस है, और आइस के पिघलने की स्पीड इज 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। तो ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ आर, रेडियस का रेट ऑफ चेंज क्या होगा जब थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आर निकालना है जब थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर। तो इसको करने के लिए, क्योंकि dv/dt की वैल्यू हमको दे रखी है -50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि टाइम के इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम हो रहा है, और ये रेडियस मैं मान लेता हूं r है। तो dr/dt की वैल्यू निकालनी है जब ये लेंथ कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि ये r5, जब ये लेंथ 5 है तो रेडियस हो जाएगा 15। dr/dt की वैल्यू निकालनी है जब r की वैल्यू 15 हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज ऑलवेज 4/3 पाई r क्यूब। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to t, I get dv/dt equal to 4 pi r square into dr/dt। अब dv/dt की वैल्यू है -50, और जब r की वैल्यू 15 है तो 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर इंटू dr/dt की वैल्यू इस तरीके से आ गई, -50 अपॉन 4 पाई इंटू 225। dr/dt की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, क्योंकि टाइम के साथ साथ रेडियस कम हो रहा है। तो आंसर आएगा 1/18 pi, therefore this becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक nth डिग्री इक्वेशन है, a1 इज नॉन जीरो, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट है और उसने बोला है वो रूट अल्फा है। तो अब ये बताओ कि इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट होगा तो वो अल्फा से बड़ा होगा, अल्फा से छोटा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा, या इक्वल टू अल्फा होगा।
ये हमने पता लगाना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं ये बात बता चुका हूं कि यदि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसके रूट अल्फा और बीटा हैं, तो बिटवीन एनी टू रूट ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन देयर इज एट लीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, यूजिंग रोल्स थ्योरम ये कंक्लूजन निकला है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी दे दी थी, लेकिन बार बार एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं है। यदि आपको समझ नहीं आया है तो शुरू से सारे क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने ये वाली एक्सप्लेनेशन दे दी थी। अब इस क्वेश्चन में इसका एक रूट अल्फा दे रखा है और अल्फा पॉजिटिव है। 0 तो क्लियरली इसका रूट है, अल्फा भी इसका रूट हो गया, दिया हुआ है। 0 इसका रूट है, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम 0 और अल्फा क्योंकि इसके रूट हैं, तो 0 और अल्फा के बीच में इसके डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि 0 यहां पे है, अल्फा यहां पे है, तो इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट यहां पे होगा, तो वो रूट नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली अल्फा से छोटा हो जाएगा। देयरफॉर सेकंड चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx की वैल्यू ये है और इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा होगा एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। विच वन इज द करेक्ट चॉइस? तो क्लियर है, लोकल मैक्सिमा जहां पे होगा वहां पे f डैश x 0 होगा, तो हम f डैश x निकालते हैं और उसको 0 करेंगे। 1/2 -2 बाय x स्क्वायर इक्वल 0, तो x स्क्वायर बिकम्स 4, x इक्वल टू +-2। अब इनमें से कहां पे लोकल मैक्सिमा है और कहां पे लोकल मिनिमा है, इसके लिए हम डबल डेरिवेटिव कर लेंगे और उसके बाद अब हम f डबल डैश x निकालते हैं। ये आ गया 4/x³ और f डबल डैश 2 आ गया 4/8, दैट इज 1/2। f डबल डैश -2 आ गया -4/8, दैट इज -1/2। और क्योंकि x इक्वल टू -2 के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, तो -2 के लिए लोकल मैक्सिमा मिलेगा। दिस चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक ट्रायंगुलर पार्क है, दोनों साइड्स की लेंथ x है और यहां पे रिवर है। तो हमने पता लगाना है इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। तो इसके लिए मान लिया ये एंगल 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगी x cos थीटा, ये लेंथ हो जाएगी x sin थीटा। एरिया विल बी 1/2 इंटू x cos थीटा इंटू 2x sin थीटा, क्योंकि ये लेंथ हो जाएगी 2x sin थीटा, दैट इज x स्क्वायर sin थीटा cos थीटा x स्क्वायर बाय 2 sin 2 थीटा। और ये जब 1 हो जाएगा तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम एरिया बिकम्स x स्क्वायर बाय 2। देयरफॉर थर्ड चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f(x) इज इक्वल टू log x टू द बेस e है, इंटरवल है 1 to 3।
अब लाग्रांज थ्योरम को यूज करते हुए जो c की वैल्यू निकलेगी वो हमने निकालनी है। इंटरवल है 1 to 3। ये क्लियर है कि ये वाला फंक्शन तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है और ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 to 3 में कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल तो हो गया। अब अकॉर्डिंग टू लाग्रांज थ्योरम f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है 1 बाय x होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है लाग्रांज थ्योरम का, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इक्वल टू f डैश c होता है। इसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया है। अब f3 की वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू लाग्रांज थ्योरम f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1 इज 1 अपॉन c, क्योंकि लाग्रांज थ्योरम हम जानते हैं फॉर्मूला होता है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इज f डैश c। इसको मैं यूज कर रहा हूं। f3 हो गया log 3 बेस e log 1 0 अपॉन 2 इक्वल टू 1 बाय c। Therefore c is equal to 2 upon log 3 to the base e, which is equal to 2 log e to the base 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 upon log b to the base a is equal to log a to the base b फॉर्मूला होता है, इसलिए ये ऊपर चला गया, e to the base 3 बन गया। Therefore this becomes the करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। 4 चॉइसेस दे रखी हैं कि किस इंटरवल में ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। इसके लिए पहले हम dy बाई dx निकालते हैं। ये आएगा 1 प्लस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इंटू cos x माइनस sin x, और ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा ये देखने के लिए पहले इसको 0 पुट कर दो, तो आई गेट cos x माइनस sin x इक्वल 0, दैट इज tan x इक्वल टू 1, that is tan x equal to tan pi by 4। और हम जानते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा का मतलब होता है अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस बीटा। इसको यूज करते हुए आई गेट n पाई प्लस पाई बाय 4। n को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4, n को 1 रखा तो 5 पाई बाय 4। n को ज्यादा आगे हमने नहीं जाना और n को -1 रखा दो -3 पाई बाय 4। और वैल्यूज की हमको जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ी वैल्यूज की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल इस इंटरवल के अंदर बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है? तो dy by dx इज क्लियरली cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x होल स्क्वायर हो गया। और उसके बाद हमने पता लगाना है ये पॉजिटिव किस इंटरवल में होगा। यदि ये पॉजिटिव किस इंटरवल में होगा वो इंटरवल निकल जाए तो उस इंटरवल में
ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये देखने के लिए इसको 0 पुट कर देते हैं। तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 आ गया, tan x इक्वल टू 1 आ गया, tan x इक्वल टू tan पाई बाय 4 आ, tan x इक्वल टू tan पाई बाय 4 आ गया। और हम फॉर्मूला जानते हैं tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा का। अल्फा की वैल्यू होती है n पाई प्लस बीटा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से x बिकम्स n पाई प्लस पाई बाय 4। n को 0 पुट किया, क्या आया, पाई बाय 4। n को 1 रखा तो आया 5 पाई बाय 4। हमको केवल इस इंटरवल की बात करनी है, इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, 2 नहीं रखेंगे। n की वैल्यू -1 रखी तो -3 पाई बाय 4 हो गया। अब इसका मतलब हो गया कि इसके क्रिटिकल पॉइंट -3 पाई बाय 4, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 हैं। इनको हम नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं। पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, -3 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। अब ये ध्यान देना चाहिए कि बिटवीन एनी टू क्रिटिकल पॉइंट या तो ये पक्का पॉजिटिव रहेगा या इस पूरे इंटरवल में ये नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही इस पूरे इंटरवल में या तो ये पॉजिटिव रहेगा या पूरे इंटरवल में नेगेटिव रहेगा। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक हमने चेक करना है। पहले हम ये चेक करते हैं कि इस पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। ये चेक करने के लिए बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, एक भी पॉइंट के लिए पॉजिटिव आ गया तो पूरे इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा, एक भी पॉइंट के लिए नेगेटिव आ गया तो पूरे इंटरवल में नेगेटिव रहेगा। तो सबसे कन्वीनियंट पॉइंट है पाई बाय 2। पाई बाय 2 के लिए ये नेगेटिव बन गया, तो मतलब ये निकला इस पूरे इंटरवल में ये नेगेटिव है। और मोस्टली यहां नेगेटिव आया तो अगले इंटरवल में पॉजिटिव आता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है। अब 0 रख के देखा, 0 रख के देखा तो आंसर आया 1, ऊपर 1 आ गया, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब हो गया 0 के लिए पॉजिटिव आ गया तो पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए सिंबल ये हो गया, डिक्रीजिंग के लिए सिंबल ये हो गया। अब 0 यहां पे है और पाई बाय 2 यहां पे है, तो इस पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग वाली बात गलत हो गई, क्योंकि यहां पे इंक्रीजिंग है और यहां पे डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट चॉइस इज रॉन्ग। सेकंड चॉइस में बोला उसने पाई बाय 2 से यहां पे और मिनिमम -पाई बाय 2। इस पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग वाली बात भी गलत हो गई, क्योंकि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक इंक्रीजिंग वाली बात भी गलत हो गई। अब तीसरा है पाई बाय 4 से पाई बाय 2, लेकिन इस इंटरवल में तो डिक्रीजिंग है। और लास्ट चॉइस है -पाई बाय 2 टू पाई बाय 4। तो इस इंटरवल में, क्योंकि इस पूरे में इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग हो गया, तो दिस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि P एंड Q आर पॉजिटिव रियल नंबर और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 1 है, तो P प्लस Q की मैक्सिमम वैल्यू
क्या होगी? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि P एंड Q आर पॉजिटिव रियल नंबर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 1 है, तो P प्लस Q की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। इसको करने का एक तरीका तो यह होगा, Q की वैल्यू यहां से निकाल लो, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, फिर इसको मैक्सिमाइज कर लो। लेकिन ये एक लेंथी वे हो जाएगा। हम मेनली क्या किया करते हैं कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको सिंगल वेरिएबल में लेके आते हैं। दोनों को P की टर्म में ले आए या दोनों को पूरे को Q की टर्म में भी ला सकते थे, लेकिन ये तरीका यहां पे लेंथी है। मेनली हमने इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आना होता है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। तो मैं ऐसे करना ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके को याद रखना, P को साइन थीटा बोल देता हूं और Q को कॉस थीटा बोल देता हूं। तो P प्लस Q की वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो साइन थीटा P प्लस Q का मतलब हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पक्की बात है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2 से कम होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई √2। therefore this choice becomes a correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एक्सप्रेशन है x³ माइनस px प्लस q वेयर p इज पॉजिटिव q इज पॉजिटिव। तो इसका मिनिमा होगा एट √p/3, मैक्सिमा होगा एट माइनस √p/3। ऐसे ही बाकी चॉइसेस हैं, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। किसी भी ऑड डिग्री इक्वेशन के अंदर याद रख लो कि x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ नीचे से आता है और ऊपर जाता है। ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। मेनली सब में यही रहेगा कि ग्राफ नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा, चाहे ये हो चाहे हो। अब ग्राफ एक्चुअली कैसा होगा ये डिग्री पे डिपेंड करता है और बाकी नंबरों पे डिपेंड करता है, लेकिन मेन बात सब में यही रहेगी, ग्राफ नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा यदि वो ऑड डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो और ऑड डिग्री हो तो उस केस में ग्राफ ऊपर से नीचे आता है। ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। मेन बात सब में यही रहेगी, ग्राफ ऊपर से आएगा और नीचे जाएगा। ऐसा ग्राफ होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ये सब डिपेंड करता है डिग्री पे और बाकी कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम y बोल देते हैं। तो पहले dy/dx निकालते हैं। 3x² माइनस p 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √p/3 हो गया। मतलब कि x की वैल्यू आ गई √p/3 एंड माइनस √p/3। अब इनमें से एक जगह मैक्सिमा होगा और एक जगह
मिनिमा होगा। क्यूबिक है, दो बार टर्न कर रही है, क्योंकि डेरिवेटिव के दो रूट निकलने का मतलब ग्राफ दो बार टर्न करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये क्लियर है कि जो छोटा रूट होगा, जहां का एक्स कोऑर्डिनेट कम होगा वहां पे मैक्सिमम आएगा, और जहां का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा वहां पे लोकल मिनिमम आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, जहां का एक्स कोऑर्डिनेट छोटा होगा वहां पे लोकल मैक्सिमम आएगा, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा होगा वहां पे लोकल मिनिमम आएगा। तो इस केस में छोटा ये है, तो x की इस वैल्यू के लिए लोकल मैक्सिमम होगा और इस वैल्यू के लिए लोकल मिनिमा होगा। इस वैल्यू के लिए लोकल मैक्सिमा होगा। तो यू कैन इजीली चूज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन को डबल डेरिवेटिव की हेल्प से भी मैं पता लगा सकता था कि कहां पे लोकल मैक्सिमा होगा और कहां पे लोकल मिनिमा होगा, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ये तरीका लगाया था। अदरवाइज डबल डेरिवेटिव के हेल्प से हम मैक्सिमा मिनिमा पता लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस 7th डिग्री इक्वेशन के कितने रियल रूट होंगे। 7 1 3 5 नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पता लगाने हैं। अब y इक्वल टू एक्स बार 7 प्लस 14 एक्स बार 5 प्लस 16 एक्स क्यूब प्लस 30 एक्स माइनस, ये मैंने इसको y मान लिया, तो सारी ऑड पावर हैं, तो इससे मेरे को क्लियर पता चलता है डेरिवेटिव क्या आएगा। 7 एक्स पावर 6 70 एक्स पावर 4 48 एक्स के प्लस 30, और क्योंकि सारी इवन पावर आई हैं इसलिए ये पक्की बात है पॉजिटिव होगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये एक्स की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब कि इसका ग्राफ जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, और जिसका ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है, जिस भी इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, वो ग्राफ एक्स एक्स को एक बार से ज्यादा कट ही नहीं कर सकता। तो एक बार कट करेगा तो एक ही रियल रूट होगा, मतलब कि इस इक्वेशन का केवल एक रियल रूट है, क्योंकि दूसरा रूट बनाने के लिए ग्राफ को नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आया तो वो डिक्रीजिंग भी बन जाएगा, लेकिन क्योंकि ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो ऐसा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार से ज्यादा कट नहीं कर सकता, इसलिए इस इक्वेशन का केवल एक रियल रूट होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। स्टेटमेंट 1 है कि जी नॉट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेटमेंट है जी नॉट एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है? पहली चॉइस है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, and statement 1 is true, statement 2 is false. Third है statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. A में है not correct explanation, D में है correct explanation। तो हमने पता लगाना है कौन सी चॉइस करेक्ट है। हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब क्वेश्चन करेंगे हम।
तो जी नॉट एफ एक्स का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया जी ऑफ एक्स मॉड एक्स। जी एक्स साइन एक्स है तो जी ऑफ एक्स मॉड एक्स हो गया साइन ऑफ एक्स मॉड एक्स। अब इसको आगे हम रीडिफाइन कर लेते हैं चॉइसेस को चेक करने के लिए। ये क्लियर है, एक्स पॉजिटिव हुआ तो यह बन जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, और एक्स नेगेटिव हुआ तो ये मॉड एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, तो बन जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल 0, दैट इज साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बन गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल 0 दोनों में आ सकता है, क्योंकि एक्स इक्वल 0 के लिए दोनों ने 0 आंसर देना है। तो अब इसका डेरिवेटिव चेक करना है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 ये है या नहीं है। इसके लिए अब जी नॉट एफ डैश एक्स का मतलब हो गया cos एक्स स्क्वायर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, और x इज ग्रेटर देन 0, और यहां बन गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इफ x इज लेस देन 0। अभी देखिए मैंने इक्वल 0 नहीं लिखा है, 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसके लिए जी नॉट एफ डैश 0 प्लस का मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0, इसका मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये बन जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x दैट इज 0 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0 बिकम्स 0। अब 0 माइनस में आएगा 0 माइनस माइनस cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये आ गया 0। तो इसका मतलब हो गया कि जी नॉट एफ का राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया, देयरफॉर द फंक्शन जी नॉट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब हमने देखना है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो x इक्वल 0 के लिए भी डिफरेंशिएबल हो गया, तो मैंने इक्वल 0 चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो चाहे दोनों में लिख दो, जी नॉट एफ जो है 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया है, क्योंकि 0 के लिए दोनों ने सेम आंसर देना है। अब जी नॉट एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x फॉर x ग्रेटर देन 0 प्लस cos x के इंटू 2 ग्रेटर देन 0, और ये हो गया साइन एक्स के इंटू 2x इंटू 2x, आगे माइनस cos x के इंटू 2 इफ x इज लेस देन 0। अब
जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसके लिए इसके अंदर भी टेंड्स टू जीरो करेंगे, इसके अंदर भी टेंड्स टू जीरो करेंगे। तो अब जी नॉट एफ डबल डैश जीरो प्लस, that is right hand derivative of g naught f, it is equal to limit x tends to 0 plus minus sin x square into 4x square plus 2 cos x square, क्योंकि हमने ये वाला ले रहे हैं क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब जी नॉट एफ डबल डैश जीरो माइनस हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स जीरो माइनस, अब ये वाला पार्ट लेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2 cos x स्क्वायर। x जीरो को टेंड करेगा तो इसका आंसर आ गया -2। Therefore g naught f is not differentiable at x equal to double derivative. It means g naught f is not double differentiable at x equal to 0. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx equal to this thing and x equal to 0 is the only root of f dash x equal to 0। मतलब कि इस इक्वेशन का केवल एक ही रूट है और वो है x equal to 0। दूसरी बात दे रखी है कि f minus 1 is less than f1। तो बताओ कि x यदि इसके अंदर लाई करेगा तो कौन सी चॉइस करेक्ट होगी? f minus 1 is not minimum but f1 is maximum and so on। तो ये चार चॉइसेस हैं। f-1 और f1 के बारे में पता लगाना है, कहां पे मिनिमा है और कहां पे मैक्सिमा है, या किसी में भी लोकल मिनिमा मैक्सिमा नहीं है, ये चेक करना है। थर्ड में लिखा हुआ है f-1 इज मिनिमम नॉर, थर्ड चॉइस में लिखा है नाइदर f-1 इज मिनिमम नॉर f1 इज मैक्सिमम, और फोर्थ में लिखा हुआ है f-1 इज मिनिमम एंड f1 इज मैक्सिमम। ऐसे ये चार चॉइसेस दे रखी हैं। अब ये जो फोर्थ डिग्री इक्वेशन है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर से आएगा और ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑड इवन डिग्री इक्वेशन हो और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, जैसा कि यहां पे x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट 1 है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ग्राफ ये भी हो सकता है। मतलब कि आएगा वो ऊपर से, जाएगा वो ऊपर। ग्राफ एक्चुअली कैसा होगा ये डिपेंड करता है डिग्री पे और बाकी सारे नंबर्स पे डिपेंड करता है, बाकी सारे कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो लेकिन मेन बात सब में यही रहती है, ग्राफ ऊपर से आता है और ऊपर ही चला जाता है। और इस केस में कहा है कि f डैश x इक्वल 0 का x इक्वल 0 केवल यही एक रूट है, इसलिए ग्राफ जो है जीरो पे टर्न करेगा, केवल एक बार टर्न करेगा, क्योंकि केवल एक ही रूट है f डैश x का। f डैश x के जो रूट्स होते हैं वहां पे ग्राफ टर्न किया करता है, और क्योंकि f डैश x का केवल एक रूट है, इसलिए केवल एक ही जगह टर्न करेगा x इक्वल टू 0 पे। और हमने बात करनी है इन द इंटरवल -1 to 1। f-1 की वैल्यू f1 से कम दे रखी है,
मतलब कि 1 यहां पे है, -1 यहां पे है, मतलब कि -1 पे जो हाइट है ये है y कोऑर्डिनेट एट -1, ये है y कोऑर्डिनेट एट 1। तो 1 पे जो y कोऑर्डिनेट है वो ज्यादा है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा है। 1 पे जो हाइट है वो ज्यादा है। अब ये क्लियर है कि इन द इंटरवल -1 to 1 वहां पे हो जाएगा, बाकी हमने बात नहीं करनी है, हमने बात करनी है केवल इस इंटरवल में। -1 से लेकर 1 तक लोकल मिनिमा आ जाएगा 0 पे और लोकल मैक्सिमा आ जाएगा 1 पे, और -1 पे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो F1 इज द पॉइंट ऑफ local maxima, and at x equal to 0 you will get local minima. Now you can choose a correct choice.